तब भी रखती हैं लोग। चलिए समय हो रहा है, हम शुरू करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा वन, ठीक है। वन, मेरा हाथ शरीर सही से काम नहीं कर रहा है। वन, फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको दूसरे भाषा में जंगल भी कहेंगे, जंगल, ठीक है। भूगोल का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वन। अब देखिएगा, पहले बात करेंगे इस टॉपिक में हम ही बात करेंगे कितने प्रकार के वन होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इन वनों में कौन कौन सी पौधे पाए जाते हैं, ये सब बात करेंगे हम लोग। कितना तापमान की ज़रूरत है, कितना पानी की ज़रूरत है, यही बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। ध्यान रखना, वनों की सुरक्षा के लिए या वनों के शोध के लिए एक संस्थान बनाया गया है। उस संस्थान का नाम है, या बोलेंगे उस अनुसंधान का नाम है, ठीक है ना, वन अनुसंधान। वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, ठीक है। वन अनुसंधान पूछता कहाँ पर है वन अनुसंधान, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी भी पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि वन अनुसंधान कहाँ पर है, देहरादून, ठीक है। कहाँ पर भैया, देहरादून में है, देहरादून, देहरादून। वन अनुसंधान के बारे में सब नोट्स में सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। सब कंप्लीट हो गया है, बस आपको एक निकाल कर देना है। तो वन अनुसंधान कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। एक सवाल है कि इस अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने % भूमि पर वन होना चाहिए। इस अनुसंधान के अनुसार भारत पर कितने % भूमि पर वन होना चाहिए, जितना स्थल भाग हो कितने होना चाहिए। तो अनुसंधान कहता है कम से कम 33% होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 33% होना चाहिए, कम से कम 33% वन होना चाहिए, ठीक है। स्थल भाग पर कम से कम 33% वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो भारत में कितना % वन है स्थल भाग का। तो ध्यान रखना, भारत में इस टाइम केवल 23 से 24% वन है। 23 से 24% वन है इस टाइम भारत में। यानी जो आंकड़ा देता है वन अनुसंधान, उस देखिए अनुसंधान का काम क्या है कि नए नए पेड़ों का रिसर्च करना कि क्या दिक्कत है, कौन से, मतलब अनुसंधान का मतलब होता है क्या है, रिसर्च करना, ठीक है ना। रिसर्च किस पर करेगा, जो वन खत्म हो रहे हैं या जो वन जो हैं किसी वातावरणीय कारकों के कारण प्रभावित हो रहे हैं, तो उस पर क्या करता है, अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है, ठीक है। तो 23 से 24% हिस्से पे भारत में क्या है, कुल आबादी का 23 से 24% क्या है, वन है। होने कितने चाहिए, कम से कम 33% होने चाहिए, ठीक है ना। भारत में नहीं पूछता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है, ठीक है ना, किस राज्य में सर्वाधिक वन है, किस राज्य में सर्वाधिक वन है, किस राज्य में सर्वाधिक वन है। ध्यान रखना, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। और इस मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। चर्चा हम करेंगे टाइगर स्टेट के बारे में, क्योंकि अभ्यारण्य आप पढ़ेंगे, इसी के बाद हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन से अभ्यारण्य में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, इसी के बाद हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इसी के बाद हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किस में बताएं आप, दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो ध्यान रखना मेरे भैया, केंद्र शासित प्रदेश का जैसे ही नाम आएगा हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार। तो हमने क्या पढ़ा, वनों पर रिसर्च करने वाली संस्था कौन है, ध्यान रखना, वन अनुसंधान है। कहाँ पर है, ये देहरादून में है। कहाँ पर मेरे भैया, देहरादून में है। भारत में कम से कम कितने % वन होने चाहिए, 33% हैं। कितने, 23 से 24%। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, MP, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा सर्वाधिक वन वाला राज्य तो अंडमान निकोबार है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको,
एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा देते हैं ना इसको। एक समय में गाने चलते थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे आते हैं भाई, सुनना ध्यान से। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और बीच से, पृथ्वी को बीच से एक रेखा काटती है। उस रेखा का नाम पता है आपको क्या है? उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, यानी बीचों बीच पृथ्वी को काटेगी एक काल्पनिक रेखा है। उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है। आप देखिएगा, और यहाँ पर एक रेखा है ऊपर, यहाँ पर एक रेखा है और नीचे एक रेखा है, एक नीचे रेखा है, ठीक है। इस रेखा का मैं ऐसे ही राइट कर देता हूँ, ठीक है। एक रेखा है, एक रेखा क्या है? ऐसी रेखा है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री होता है नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। और उसी तरह देखिएगा यहाँ पर नीचे भी होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को कर्क और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। और जो बीच का हिस्सा होता है ना, बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री इसको अक्षांश बोला जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, सवाल पूछता है कि सूर्य का घर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। सूर्य का घर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का घर किसको कहा जाता है? इस भूमध्य रेखा को क्या बोला जाता है? सूर्य का घर बोला जाता है। भूमध्य रेखा का सूर्य का घर बोला जाता है। सूर्य का घर, सूर्य का घर, सूर्य का घर। अब पूछोगे क्यों बोला जाता है, तो ध्यान सुन लीजिए ध्यान से। सर्वाधिक जो सूर्य होता है ना, सूर्य इसी रेखा पर रहता है सर्वाधिक। एक साल में सबसे अधिक बार कहाँ रहता है? इसी भूमध्य रेखा पर रहता है। जैसे समझिएगा ध्यान से आप, जैसे समझना। हालांकि टॉपिक नहीं पढ़ाया हो ना आप लोग को, नहीं तो सुनना ध्यान से। 1 पढ़ा रहे हैं तो 1 में इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समझाना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखना। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं भैया कि ये क्या है? 22 दिसंबर है। क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर है। 22 ये दिसंबर है, यार यही मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। 22। आप देखिएगा 3 महीने के बाद रेखा यहाँ एक पहले सूर्य मान, सूर्य यहाँ पर है। सूर्य कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है। और 3 महीने के बाद सूर्य मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद कौन डेट आएगा भाई? 21 मार्च। 22 दिसंबर के बाद 22 मार्च आना चाहिए ना, तो एक डेट कम कर दो, 21 मार्च आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 21 मार्च, यानी ये डेट, यहाँ पर डेट कौन होगा? 21 मार्च। ये वाला डेट होगा 21 मार्च का, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद सूर्य ऊपर जाएगा, तो 21 मार्च के बाद ठीक 3 महीना कौन आएगा? 21 जून। क्या आएगा भैया? 21 जून। 21 जून आएगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर 21 जून आ गया। 21 जून आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर 3 महीने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, अब फिर नीचे आएगा सूर्य, ठीक है ना। अब फिर सूर्य नीचे आएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर सूर्य आएगा। अब फिर 3 महीने लेगा, ठीक है ना। तो 21 जून से देखिए यहाँ पर एक दिन, यहाँ देखिए 22 मार्च था ना, 22 दिसंबर, यहाँ पे एक दिन कम हुआ था। अल्लाह 22 मार्च होना चाहिए, एक दिन यहाँ पर कम हुआ था, एक दिन कम हुआ था, यहाँ पर 2 दिन कम हुआ था ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक दिन कम हुआ था, यहाँ पर एक दिन कम हुआ था, तो वहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएगा। तो 21 मार्च है, तो 21 जून से 3 महीना जोड़ेंगे, कितना जाएगा? होना चाहिए 21 सितंबर, लेकिन 2 दिन बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 23 सितंबर। 23 सितंबर। तो सवाल में पूछता है, सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये लाइन है और सूर्य बीचों बीच इसी पर है, यानी जितना प्रकाश इधर जाएगा उतना प्रकाश। तो पूछता है कब दिन रात की अवधि बराबर होती है? जब सूर्य बीचों बीच होगा। सूर्य बीचों बीच होगा तब दिन रात की अवधि बराबर होगी। सूर्य बीचों बीच कब है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या है? बीचों बीच है। तो यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर होगी, ठीक है। अब देखिएगा भारत रहता कहाँ है? यहाँ पर भारत कहाँ रहता है? तो भारत रहता है यहाँ पर, भारत रहता है कुछ इस, यहाँ पर इस लाइन पर रहता है भारत, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर भारत रहता है। अब बताइए, अगर यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 22 दिसंबर पर, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है, क्या है? ये ऊपर, इस लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है? अगर इस लाइन पर सूर्य आ जाएगा 22 दिसंबर पर, यहाँ पर सूर्य आएगा, तो क्या यहाँ प्रकाश यहाँ पर पहुँच पाएगा? यहाँ पर सही से प्रकाश पहुँच पाएगा? तो ध्यान रखना, जब अब सूर्य कहाँ जा रहा है? अब इस लाइन की ओर जा रहा है, इसलिए
प्रकाश हमारे यहाँ पूरी तरह से आ नहीं पा रहा, इसलिए हमें को क्या लग रही है, ठंडी लग रही है, इसलिए हमको क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। अब सूर्य अब इधर आना शुरू हुआ है, इधर आना शुरू हुआ है, इसका मतलब हम सूर्य, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, अब सूर्य इधर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सूर्य हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब जो प्रकाश आएगा वो तिरछा प्रकाश आएगा, उस प्रकाश में इतनी तीव्रता नहीं होगी कि हमारी ठंडी को दूर कर सके, यानी यहाँ पर क्या होगी, ठंडी अब शुरू हो जाएगी। अब 22 दिसंबर पे यहाँ पर होता है, यानी सबसे दूर होता है। ये बताओ सूर्य यहाँ पर होगा, अब प्रकाश बहुत कम मात्रा में यहाँ पहुँचेगा ना, तो सवाल में पूछता है आपसे, दो चीज़ें पूछेगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य वहाँ बीचों बीच पहुँचा होता है, यहाँ पर खूब प्रकाश देता है, तो वहाँ पर दिन बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध, हालांकि टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ शायद स्टार्टिंग वाले क्लासेस में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा, फिर भी पढ़ा देता हूँ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो क्या बताओगे, सबसे बड़ा दिन क्या बचोगे भाई, 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन क्या होता है, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर होता है, ठीक है। अगर सबसे छोटी रातें पूछे तो भाई जब सबसे बड़ा दिन हो गया तो रातें छोटी होगी कि नहीं होगी, यही दिन वहाँ होगा ना, सबसे बड़ा दिन होगा इस दिन, तो इसी दिन क्या होगी, सबसे छोटी रातें भी होगी, कॉमन सेंस की बात है। अगर दिन बड़ा हो गया तो रातें छोटी होगी, तो सबसे छोटी रात इसी दिन होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा दिन कब होगा भैया, सबसे छोटा दिन रात होगा कब, छोटी रात, यहाँ पे सिर्फ हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन कब, 22 दिसंबर, सबसे छोटी रात। अब देखिए पूछूंगा कब दिन रात क्या होती है बराबर होती है, क्या बताओगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, ठीक है ना। लेकिन यही कन्या ठीक उल्टा पूछूंगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। सवाल पूछा यूपी टेट में, ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध हो गया, सबसे बड़ा दिन तो क्या बताओगे, 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को होगा, ठीक है। लेकिन पूछूंगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा भाई, ध्यान रखना। देखो सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, ठीक है ना। सबसे छोटी रात तो बेसी दिन होगी, वो अलग बात, छोटी रात भूल जाओ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखो। सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, दिन होगा, क्या होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, ठीक है ना। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। सवाल ये नहीं था, ये आपको नहीं पढ़ाना था आपको, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए इसको, मुझे पढ़ाना क्या था फिर उस टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। इसको काम खत्म करते हैं, टॉपिक शुरू। अब इसमें समझाना क्या, सुना ध्यान से, इसको मैं हटाता हूँ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, अगर पूछे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पर क्या बताओगे, ठीक है ना। सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात दिया हो रहा, दिन नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, सबसे छोटा दिन कब होगा, छोटा दिन। अब बताओ सूर्य जब यहाँ पर होगा तो प्रकाश यहाँ पर पहुँच पाएगा, सही से नहीं पहुँच पाएगा, तो ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, 21 जून, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखना यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, सबसे छोटा दिन यहाँ पे 21 जून हो गया। वहाँ पर देखिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, यहाँ पर सबसे छोटा दिन, तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, ठीक अपोजिट होते हैं, इसको ध्यान रखना। और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात और क्या होते हैं, दिन रात और बराबर होते हैं। कोई पानी पिला देना भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और गला सूख रहा है अलग से, ठीक है। आगे जाते हैं ना, क्लियर है ना, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात वन के बारे में बात कर रहे हैं ना, आधा पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आगे बढ़ा देते हैं। अब सुनना ध्यान से, वन के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वन के बारे में। अब सुना ध्यान से, ये क्या है हमारे वाले थे, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा जिसको बोलेंगे, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कर्क रेखा है। अभी बताया आप लोग को, ये क्या है, 23.5 डिग्री मकर रेखा। मैंने बताया था सूर्य का घर कहाँ, सूर्य कहाँ होगा, सूर्य का घर भूमध्य रेखा है, क्योंकि 2 बार आता है, वर्ष में 2 बार आता है। बिल्कुल कहते हैं, भूमध्य रेखा को विश्वस रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब सुना ध्यान से, ये क्या हो गया, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को 2 बार मध्य से काट रही है इसलिए भूमध्य रेखा है, ठीक है।
अब सुना ध्यान से, सूर्य इन्हीं के बीच में रहता है, सूर्य इन्हीं के बीच में रहता है। एक चीज़ और समझा देते हैं आपको, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि वो भी समझाना जरूरी है। सुना ध्यान से, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा, सॉरी ये मकर रेखा, वो कर्क रेखा, ठीक है। ये साउथ में है, ये कितना है, ये नॉर्थ में है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, नहीं भूमध्य रेखा है। अब सुना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर सूर्य 2 बार यहाँ पर आता है, सूर्य 2 बार यहाँ पर आता है, एक बार यहाँ पर आता है, एक बार मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर आता है। तो बताओ इन दोनों के बीच में गर्मी ज़्यादा होगी ना, इन दोनों के बीच में क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में गर्मी ज़्यादा होगी। अब गर्मी को हम लोग बोलते हैं उष्मा, क्या बोलते हैं, उष्मा, और शुद्ध भाषा में बोले तो उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। और इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोला जाएगा कटिबंध, क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पर उष्मा ज़्यादा है ना, क्यों, क्योंकि सूर्य 2 बार बीच में है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। सूर्य ना इसको ऊपर जाएगा ना सूर्य इसके नीचे आएगा, सूर्य उसी के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, उष्मा ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना। और क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कटिबंध, उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, कटिबंध। उष्मा है तो उष्ण, तो क्षेत्र का नाम क्या होगा, उष्ण, उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो क्षेत्र है उसको बोला जाएगा उष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उष्मा ज़्यादा होगी। उष्मा क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होगा, सूर्य का निवास यहाँ पर है, सूर्य इसी के बीच में घूमता रहता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं, ये आप मान लेते हैं 66.5 डिग्री है, क्या है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर पहुँचा, सूर्य क्या हुआ, पहुँचा। जब सूर्य यहाँ पर पहुँचा तो इधर तापमान पहुँचा, जब यहाँ पर सूर्य पहुँचा तो इधर भी क्या पहुँचा, तापमान पहुँचा। लेकिन मान लीजिए सूर्य नीचे आ गया, फिर क्योंकि उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, अब सूर्यवादी नीचे आ गया, अब यहाँ पर तापमान पहुँचेगा, और सूर्य फिर नीचे आ गया तो तापमान पहुँचेगा। तो जब सूर्य यहाँ पर था तो तापमान था, जब सूर्य यहाँ पर था तो तापमान था, जब सूर्य नहीं है तो तापमान नहीं है। यानी मतलब एक समय गर्मी थी, एक समय गर्मी नहीं है, एक समय गर्मी थी यहाँ पर और गर्मी नहीं है, यानी गर्मी भी है और ठंडी भी है, दोनों कंडीशन है ना। अब गर्मी को क्या बोलते हैं, उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। गर्मी को बोलते हैं, गर्मी को क्या बोलते हैं, उष्ण, ठीक है ना। सॉरी, ठंडी को क्या बोलते हैं, सॉरी गर्मी को उष्ण बोलते हैं, और ठंडी को क्या बोलते हैं, शीत। ठंडी क्या बोलते हैं, शीत। ठंडी क्या बोलते हैं, शीत। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कौन क्षेत्र हो गया, शीतोष्ण। क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। संधि तो आती होगी आप लोग को, ठीक है ना। शीत प्लस उष्ण, अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, इसके ऊपर, शीतोष्ण, 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 ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर, सूर्य तो इसके ऊपर जाएगा नहीं, इस सूर्य इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब बताओ इस क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा, बहुत तो थोड़ा मात्रा में पहुँचेगा, लेकिन बहुत थोड़ा मात्रा में पहुँचेगा। तो इस क्षेत्र में ठंडी हमेशा पड़ेगी ना, इस क्षेत्र में। नीचे वाले भी क्षेत्र में वही कहानी है, नीचे वाले भी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी शीतोष्ण क्षेत्र होगा, ये भी क्या होगा, ये भी शीतोष्ण होगा। जैसी कहानी उसकी वैसी कहानी नीचे वाली, ठीक है। अब बताओ ये वाले क्षेत्र यहाँ पर पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र कौन क्षेत्र होगा, ये होगा शीत क्षेत्र होगा। क्या होगा, शीत क्षेत्र। लेकिन ध्यान रखना, शीत क्षेत्र को भी 2 भागों में बांट दिया गया, शीत क्षेत्र को। अब मैं पूछूंगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, शीत क्षेत्र है, ये दोनों मिलाकर क्या है, शीत क्षेत्र है। तो ये अगर दोनों यहाँ के कंपेरिजन और यहाँ के, मान लीजिए यहाँ पी मान लेता हूँ, यहाँ पे क्यों मान लेता हूँ, मान लीजिए एक प्रकार से, तो पूछूंगा क्यू वाले क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी कि पी वाले क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। क्यों, वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब इन दोनों क्षेत्रों को भी बांट दिया गया, इन दोनों क्षेत्रों को बांट दिया गया। तो इस क्षेत्र का नाम हो गया क्या, इस क्षेत्र का नाम हो गया टैगा, इस क्षेत्र का नाम हो गया टुंड्रा, ठीक है। इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, टुंड्रा। तो एक क्षेत्र हो गया टैगा और दूसरा क्षेत्र क्या हो गया, टुंड्रा। तो हमें बस यही आपको समझाना था कि हम पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को भी क्या बांट दिए हैं, कटिबंधों में बांट दिए हैं। तो जिस अब बताइए हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग रहते हैं यहाँ पर, हम लोग कहाँ रहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारा इंडिया रहता है, यहाँ पर रहते हैं हम, इंडिया हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग जो आपको पता है कि भारत को बीचों बीच कौन रेखा काटती है, मकर रेखा काटती है, भारत के बीचों बीच मकर रेखा काटती है। तो देखा जाए तो हम लोग किस कटिबंध में आते हैं, हम लोग उष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है ना। हम लोग किस कटिबंध में आते हैं, हालांकि थोड़ा से हम देखिए
हाँ सॉरी, हाँ कर्क रेखा काटती है, कर्क रेखा। यहाँ पर बीचों बीच कौन रेखा काटे, यहाँ पर मकर रेखा है। ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच काटती है मकर रेखा। तो यहाँ पर जो भारत को बीचों बीच कौन काट गई, मकर रेखा काटेगी, सॉरी कर्क रेखा काटेगी, ठीक है ना। बार बार उतर रहा दिमाग से, उतर नहीं रहा, स्पीड में बोलने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा काटेगी यहाँ पर। जैसे हम लोग कोई पूछता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो मुझे अक्सर निकल जाता है कि 1969 में हुआ था, ठीक है ना। 1869 करने पर 19 हो जाता, उसी तरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, भारत में कैसी पूछता है, भारत में कैसी जलवायु है। तो ध्यान रखना, जो नीचे वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा, ये नीचे वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध में आएगा, और ऊपर वाला क्षेत्र किस में आएगा, शीतोष्ण में आएगा। तो भारत में 2 प्रकार की जलवायु, ठीक है ना। भारत में 2 प्रकार की जलवायु, कौन जलवायु भाई, ठीक है ना, उष्णकटिबंध और शीतोष्ण। तो दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा हमारा है दक्षिण भारत का, वो उसमें कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंध है, ठीक है ना। उष्णकटिबंध, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इतना ठंडी नहीं पड़ती है, दक्षिण भारत में उतना ठंडी नहीं पड़ती, नॉर्मल रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का तापमान ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ऊपर चले जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण, वहाँ पर ठंडी भी पड़ेगी, अब भयंकर गर्मी भी, भयंकर नहीं पड़ती है लेकिन गर्मी भी पड़ेगी, अब भयंकर ठंडी भी पड़ती है। जैसे अपना पंजाब ले लो, हिमाचल ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, यहाँ पर क्या होती है, हाँ वहाँ पर क्या होती है, हाँ वहाँ पर ठंडी पड़ती है भयंकर, और वहाँ पर इस समय में जो जून वाला महीना, मई वाला महीना है, उसमें वहाँ पर क्या गर्मी भी पड़ती है। तो वो क्षेत्र कौन आएगा, शीतोष्ण, नीचे वाला। इतना क्षेत्र आप लोग समझ लें, ठीक है। अब वन के बारे में बात किए थे ना, सर्वाधिक वन किस राज्य में, एमपी में बात किया था, ठीक है ना। अगर केंद्र शासित में बात किया था, वो निकोबार। वन अनुसंधान कहाँ पर मैंने बताया था अभी, देहरादून में है, ठीक है ना, देहरादून में वन अनुसंधान। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, टाइगर स्टेट, एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट, ठीक है। और कितने % भारत में वन होनी चाहिए, 33% है, कितने इस टाइम, 23 से 24%, ठीक है। इतनी भी बात हो चुकी है आज, ठीक है। बाकी चर्चा लगता है कल करना चाहिए, क्योंकि मुझे बायोलॉजी भी पढ़ाना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वनों का वर्गीकरण, ठीक है ना, एक क्लास लगेगा, और फिर अब इसी में वन पढ़ाकर हम अभ्यारण्य पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कौन कौन अभ्यारण्य कहाँ पर हैं। क्लियर है, टाइम से जाया करिए, आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा मेहनत करना आप लोग को। आज बहुत लोग गोदना का त्यौहार भी मना रहे हैं, और हम जैसे लोग का त्यौहार का कोई मतलब है नहीं, कसम से कोई मज़ा नहीं आता त्यौहार में। ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे लिए त्यौहार का कोई मतलब नहीं है, अभी तो कोई मतलब नहीं है, पता नहीं मज़ा नहीं आता, या फिर जो भी हो, मुझे वही नॉर्मल लगता है कि अरे यार वही नॉर्मल बीत रहे, ठीक है ना। मुझे ना सबसे बढ़िया त्यौहार ना होली लगती है, आराम से खा पी के सोच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जाओ 75 लोग पूछने वाले थे, भाई वो खवा खाना खा लो, ठीक है, तो सही लगता है, ठीक है। और उस दिन खा भी नहीं जाता है, ठीक है। और मुसलमानों में वो त्यौहार सही लगता है, बकरीद वाला, बस खा पी के लेटे रहो। क्या, बिल्कुल, बहुत लोग कहीं बहुत जगह जाते हैं।
है आ जाओ अंदर, बाहर कौन तमाशा चल रहा है, सभी अंदर आओ। अरे का दिक्कत हुआ हम समझते नहीं, पूरा मार्केट बंद है तो का दिक्कत हुआ। तो हम वनों के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं पहले क्लास में, यहाँ पर वनों को हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहला वन देखिएगा, मैं ऐसे कुछ कर लेता हूँ यहाँ पर, नीचे एक लाइन है, इस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब बीच से एक लाइन गुजरती है बीच भारत के बीचों बीच से, उसका नाम है मकर रेखा, 33.5 डिग्री कर्क रेखा। बार बार मैं मकर रेखा बोल रहा हूँ, पता ना क्या हो गया आज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है। अब सुना ध्यान से बबुआ, पहला वन हम पढ़ेंगे सदाबहार वन, ठीक है ना। पहला वन होगा हमारा ये सदाबहार वन, सदाबहार, सदाबहार पहला वन होगा हमारा सदाबहार वन। हालांकि वनों की हिस्ट्री के बारे में हमने 11:30 बजे क्लास में वहाँ पर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सदाबहार वन क्या होते हैं भाई, सुना ध्यान से। सदाबहार वन ऐसे वन जो हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना सीजन वाइज होते हैं, जैसे सुमित है तो अभी ठंडी के मौसम में लगता है बिदुरा जाता है, जैसे गर्मी वाला मौसम आता है तो कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। बिदुरा का मतलब जैसे पेड़ पत्ते अपने पत्ता क्या त्याग देते हैं। सुना ध्यान से, टॉपिक पर आते हैं। पहले बात करते हैं ये सदाबहार वन उगते कहाँ पर है, ये सदाबहार उगते कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, ये सदाबहार वन वहाँ पर उगते हैं, सुना ध्यान से, नोट्स में हो गया है, ठीक है ना, हाँ तैयार नोट्स है, ठीक है। सुना ध्यान से, सदाबहार वन उगते कहाँ से, पहले सुना ध्यान से। सदाबहार वन वहाँ पर उगेंगे जहाँ पर पानी खूब हो, ठीक है ना, जहाँ पर खूब पानी हो वहाँ पर कौन वन उगेंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। एक कौन रेखा है, सूर्य का घर किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा को। सूर्य को 2 बार यहीं पर रहता है, साल भर में 2 बार यहीं, एक बार ऊपर एक बार नीचे रहता है, बाकी घूमता रहता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से सूर्य का घर भूमध्य रेखा यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। और नीचे वहाँ कौन सा सागर है, हिंद महासागर है, नीचे कौन महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। किसके, हालांकि देखा जाए तो अरब हिंद महासागर के 2 बेटा बेटी हैं, एक अरब सागर एक बंगाल खाड़ी, ये किसके हिस्से हैं, हिंद महासागर के। अब बताओ यहाँ पर तापमान खूब ज़्यादा होगा, क्या होगा, तापमान खूब ज़्यादा होगा। जब तापमान ज़्यादा होगा तो पानी वाष्पीकृत होगा कि नहीं होगा, होगा, खूब पानी वाष्पीकृत होगा। जब पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो पानी क्या होगा, सब पानी वाष्पीकृत होके संघनित हो जाएगा, सब पानी संघनित हो जाएगा, और संघनित होके सुमित जैसा करीबा रूप पकड़ लेगा, ठीक है ना, सुमित जैसा करीबा रूप पकड़ेगा। अच्छा करीबा रूप पकड़ेगा, वैसी करीबा रूप को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब देखो कभी कभार काला बादल चलता है ना, काला बादल, तो करीबा बादल नहीं है, जिसको मानसून कहते हैं ना, एक्चुअली में वही क्या है, मानसून है। वो करीबा बादल को क्या कहते हैं हम लोग, मानसून कहते हैं। अच्छा करीबा बादल जा रहा है, टुकुर टुकुर जा रहा है, टुकुर टुकुर जा रहा है, उस करीबा को रोकने के लिए कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तभी तो पानी देगा आपको। करीबा बादल पानी लेकर जा रहा है, और पानी कब देगा आपको, जैसे आप बारात में बैठ जाते हो चुपचाप खाना खाने के लिए, एक करीबा आदमी जाता है पानी लेके चलता है, पानी कब देगा आपको, जब उसको रोकोगे आप, हाँ। सुनिए ध्यान से, तो करीब आदमी पानी कब देगा, जब उसको रोकेगे। तो इसीलिए जब यहाँ पर पानी उठा, वाष्पीकृत हुआ, अब खूब संघनित हुआ, खूब संघनित होकर करिया हो गया बिल्कुल,
अब करिया को उड़ रहा है, वो पानी नीचे कब देगा, जब कोई उसको रोकेगा। और रोकेगा कौन, रोकेगा बड़े बड़े पहाड़ उसको रोकते हैं, बड़े बड़े चोटियाँ उसको रोकती हैं, तो रोक के जाके टकरा जाता है और टकरा के पानी गिर जाता है धड़ास से। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक घाट है, इस घाट को बोलते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा घाट, पश्चिमी घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट। अब देखना, मान लेते हैं मेरे भैया यहाँ से पानी वाष्पीकृत हुआ, यहाँ से संघनित होके जाके टकराएगा ना, यहाँ पर टकरा गया, धड़ाम से टकरा गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर भी कौन द्वीप है, अंडमान निकोबार है ना, और यहाँ से टकराएगा तो यहाँ पर भी जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, बाद में पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मानसी राम। क्या नाम है, मानसी राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मानसी राम, ठीक है ना, यहाँ पर है। और यहाँ पर भी जानते हो आप, पता है यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है सैडल पीक है, 732 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाता है उड़ उड़ के, तो जहाँ से टकराएगा वहाँ खूब बरसात करेगा। तो पूछेगा, भारत में पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक, या ऐसे बोल सकते हैं सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर। ये क्या होगा, ये पूर्वी हिमालय इसको बोलते हैं, क्यों, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या पूर्वी हिमालय बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी भाग में ज़्यादा बरसात करवाएगा, और कहाँ बरसात करवाएगा, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर। और यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी सैडल पीक है, यहाँ भी पर्वत है, तो यहाँ पर भी बरसात करवाएगा। तो भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जा सकते हैं, पश्चिमी घाट पर, पूर्वी भारत में, और अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, मुख्य रूप से यहीं पाए जा सकते हैं। अब मुझे बताइए, तो हमने पढ़ लिया कि सदाबहार वन के लिए क्या जरूरत है, पानी की, ठीक है ना, पानी। अब बताओ, जब जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ के पेड़ पौधे ज़्यादा विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, ठीक है ना। विकास के दृष्टिकोण से ये क्या होंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा विकास करेंगे। अब मुझे बताऊंगा, जहाँ सदाबहार वन होंगे, पानी होगा, वहाँ जो वन होंगे घने होंगे कि विरल होंगे, तो वहाँ पर वन क्या होंगे, घने होंगे। फिर सवाल पूछूंगा आपसे, घने तो बात समझ में आ गया अपना, तो घने होंगे तो आपको पता है ना कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो घने होंगे तो बताइए, वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, मान लीजिए सभी लोग घने हो गए, ठीक है ना, मान लीजिए सभी लोग एक तार से खड़ा कर दिया, ऊपर से कोई फेंक रहा है, तो उसको कौन पकड़ेगा, मान लीजिए ऊपर से खाना फेंका जा रहा है, सभी लोग एक साइड के हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, कुछ 2-3 टाइप के आदमी, एक छोटा है, एक मध्यम साइड का, एक लंबा है, तो कौन उस खाने को पकड़ेगा, जो लंबा होगा उसको खाना का पकड़ेगा। तो ध्यान रखना, तब यहाँ के जो पौधे होंगे घने तो हैं, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अपनी लंबाई को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। नहीं तो छोटे पौधे हैं, ऊपर से घेर लिया तो प्रकाश संश्लेषण कर ही ना पाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो ध्यान रखना, भोजन के लिए ये जो पौधे होते हैं ना, क्या करते हैं, अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं। तो देखा जाए शारीरिक रूप से देखा जाए तो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, लंबे होते हैं। विकास ज़्यादा करते हैं, घने होंगे, लंबे होंगे। मैं पूछूंगा, तो अगर कोई चीज़ लंबा हो जाएगा, तो ये लंबे होते हैं तो क्या कठोर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर भाई खूब लंबा हो गया, अगर कठोर ना होगा तो टूट कर गिर नहीं जाएगा, वो। तो ध्यान रखना मेरे भैया, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो ध्यान रखना, ये घने होते हैं, लंबे होते हैं, कठोर होते हैं। कौन, सदाबहार वन। इस वन के लिए कम से कम कितना सेंटीमीटर पानी चाहिए, ध्यान रखना, कम से कम आपको 200 सेंटीमीटर, 200 से ज़्यादा, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात होना चाहिए। अब मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर देखा जाए तो 23 डिग्री, 22 से 23 डिग्री कर सकते हो, ठीक है ना, 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का होना चाहिए, ठीक है ना। तो सदाबहार वन कहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ पर कितना बरसात होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब घने होते हैं। बरसात ज़्यादा होगी तो घने होंगे तो लंबे होंगे। क्यों, क्योंकि भोजन बनाना है उनको, नीचे रहेंगे तो भोजन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और शारीरिक दृष्टि से वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। भारत में कहाँ पाए जा सकते हैं घने सदाबहार वन, तो पश्चिमी घाट, ठीक है ना, ये पूर्वी है, पूर्वी हिमालय, और यहाँ पर अंडमान निकोबार में भारत के क्या होते हैं, ये यहाँ पर पाए जा सकते हैं।
ये है सदाबहार वन, ठीक है ना। सदाबहार वन क्यों क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं क्या? नहीं झड़ती हैं। सुना ध्यान से, जैसे मान लीजिए सदाबहार वन क्या होता है, ऐसे वन होते हैं, ठीक है ना। सुना ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक गांव में सब मुस्लिम भी रहते हैं। सुना ध्यान से, एक गांव में क्या रहते हैं? मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है। एक गांव में मान लेते हैं हिंदू भी रहते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं सिख वाले भी रहते हैं। तो मान इतना लोग हैं, इतना बाल, सभी लोग क्या रखे हैं? बाल रखे हैं। सभी लोग क्या रखे हैं? बाल रखे हैं। मान लो हिंदू में कोई मर गया, हिंदू में कोई मर गया, तो सब धड़ा सब बाल क्या करा देंगे? छिलवा देंगे। तो ध्यान रखना, लेकिन बाकी धर्म वाले तो नहीं छिलवाएंगे। तो ध्यान रखना, सदाबहार वन में क्या होते हैं? ऐसे वन होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, जिनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, बल्कि बारी बारी से गिरती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ यार पहले जैसा हरा भरा है, ठीक है ना, पहले जैसा वो हरा भरा। तो सदाबहार वन ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि घर के कोई मर गया, सब बाल, सब पतझड़, सबका पतझड़ बना गया साथ, एक साथ सबका पतझड़ी बन लग गया, सब एक साथ छिलवा दिए बाल, वो पतझड़ नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा गांव है, मिक्सिंग वाला गांव है, जहाँ पर मुस्लिम भी हैं, तो उन्होंने अपना बाल तो रखे रहेंगे, छिलवाएंगे तो है नहीं, तो लगेगा कि हाँ सदाबहार है। लेकिन ये सभी एक साथ छिलवा देंगे तो वो पतझड़ बन हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पर कुछ पौधे होते हैं, सभी पत्तियाँ अपना एक साथ त्याग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? बारी बारी से त्याग करते हैं। देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वन जो होती है हमेशा भरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। आजकल के जो औरतें ना, लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं जो, या फिर लड़के भी होते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पुराने बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं उनको, ठीक है ना, हमेशा हरा भरा रहा, ठीक है ना। तो शायद यहीं से सीखे होंगे, ठीक है ना। हरा भरा रहा मतलब हमेशा खुशहाल रहा। कुछ लोग होते हैं ना, उनको देख लो तो लगता है कि हाँ यार एक अंदर से फीलिंग आ जाती है, खुशी आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो मरकट टाइप के होते हैं, वो कितनों मतलब कितनों खुश रहेगा, वो लगेगा कि हाँ उस दुनिया का सबसे बड़ा विपद उसी पर पाकर पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सदाबहार वन जो हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं किसी को एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं सुमित, सारे एग्जांपल सुमित, तो इसका भी क्रेडिट सुमित को ही जाना चाहिए, ठीक है। तो सदाबहार खत्म हो गया आपका, ये सदाबहार वन, ठीक है। ये याद रखना, ये बार ये 200 सेंटीमीटर पूछा था पिछली बार यूपी टेट में, ठीक है। जी वो हम बात करते हैं 70 से 200 वाले भी बात करेंगे, वो होता है आपका पर्णपाती बनवाता है, तब हम बात करेंगे, ठीक है ना। इस सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, टेम्परेचर इतना सब। हाँ, लकड़ियाँ कौन कौन होती हैं अभी देख लीजिए, कौन कौन लकड़ियाँ आती हैं, तो ध्यान रखना। ये लकड़ियाँ इतनी कठोर होती हैं, इतनी कठोर होती हैं कि इनका आर्थिक विदोहन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इतना कठोर होंगी, आरिस काटेगा ये टूट जाएगी, ठीक है ना, इतना कठोर होती है। जैसे आप लोग रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? मैंने पढ़ाया था आप लोग को, जैसे में रोजवुड, अरे बताओ भाई, रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? अरे पिछली क्लास में पढ़ाया था आप लोग को, रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ध्यान रखना, सिकोया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान, रोजवुड और कौन वुड? आयरन वुड, नाम से भी आयरन लग रहा है, ठीक है ना, आयरन वुड। और भी एक दो एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जो मिक्स हो रहा है उसको भी पढ़ा दें, हो सकता है वहीं पूछ लेगा किस वन का उदाहरण है, ठीक है। रोजवुड, आयरन वुड, ठीक है ना, महोगनी, ठीक है ना, महोगनी, अबुनुस, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है भाई? ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है कि यहाँ पहले यहाँ से मानसून जाता है ना, यहाँ से मानसून जाता है, तो मानसून जब टकरा कर फिर वापस आता है तो यहाँ पर तमिलनाडु में खूब बरसात होती है, तमिलनाडु में खूब बरसात होती है। ध्यान रखना, ठंडी के समय में अगर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहीं होती है तो तमिलनाडु में होती है। इतना तक वर्षा होती है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा कहाँ पाया जाए तो पश्चिमी घाट, ठीक है ना, ये पूर्वी भारत में, ठीक है ना, मेघालय हो गया, ठीक है ना, मेघालय त्रिपुरा वाला हिस्से में, ठीक है, अंडमान निकोबार में, और यहाँ पर तमिलनाडु भी ध्यान रखना, क्योंकि जब मानसून लौटता है तो
तो यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश करवाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लौट पूछता है कि लौटते हुए मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो तमिलनाडु है, ठीक है ना। जब मानसून ऐसे जाएगा, ठीक है ना, मानसून जाएगा तो इधर बरसात करवाया जाएगा। हालांकि इसके आगे नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत है, पश्चिमी घाट, ये रोक लेता है, ये सब इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो लेकिन इधर से मानसून जब जाता है, इधर से जाता है, तो यहाँ से अरावली पर्वत पड़ती है, यहाँ पर अरावली पर्वत, इसको रोक लेता है। लेकिन ये तिरछा खड़ा है अरावली पर्वत, कितना मानसून को रोकेगा, थोड़ा बहुत रोकता है, इसलिए बरसात नहीं हो पाती। कहाँ पर, राजस्थान में सूखा हो जाता है राजस्थान। लेकिन जब इधर से निकलता है, इधर से, यहाँ पर कौन है अभी, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पर्वत ही पर्वत है, पर्वत ही पर्वत है। सभी मानसून स्पीड से जाते हैं और टकरा के धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो कहा जाता है कि बादल फट गया, कहा जाता है बादल जो संघनित, हालांकि जो मानसून मतलब क्या हुआ, करीबा बादल जिसमें पानी है, वो टकराएगा, नीचे वहाँ बह जाएगा, तो धड़ाम से पनिया गिर जाते हैं नीचे वहाँ से। जब गिर जाते हैं तो कहा जाता है कि बादल फट गया है, ठीक है ना। तो पानी का एक साथ बहुत अधिक मात्रा में अचानक गिर जाना क्या कहलाता है, बादल का फटना कहलाता है, ठीक है ना। तो अक्सर उत्तराखंड में घटनाएं मिलती रहती हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखना, आप पढ़ते हैं हम लोग पर्णपाती वन, क्या वन, पर्णपाती वन, एक क्लियर है ना। आगे आते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती, पर्णपाती वन। अब मुझे बताइए पर्णपाती वन के लिए क्या मैटर है। अब सुनना ध्यान से, पर्ण मतलब होता है पत्ती, क्या होता है, पर्ण मतलब पत्ती, अब पाती मतलब गिर जाना, पत्ती का गिर जाना, यानी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पतझड़, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं पतझड़ वन, पतझड़ वन, पतझड़ वन, पतझड़ वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ठीक है, पर्णपाती वन या पतझड़ वन। ध्यान रखना, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका पत्तियां क्या होंगी, धड़ाम से एक साथ गिर जाएंगी, ठीक है ना। इसकी पत्तियां क्या होंगी, धड़ाम से एक साथ गिरेंगी। तो ध्यान रखना, पतझड़, पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कम से कम टेम्परेचर चाहिए कम से कम 25 डिग्री, और वर्षा कितना होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टेम्परेचर चाहिए आपका 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा कितना है, तो वहाँ पर क्या होगा, इस वन का निर्माण होगा, किस वन का, पतझड़ वन का, ठीक है ना। पतझड़ वन में 2 वन होते हैं, ध्यान रखना, पतझड़ में भी 2 होते हैं, ठीक है ना। एक शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, एक शुष्क पर्णपाती वन होता है, एक पर्णपाती वन होता है, ठीक है ना। वो कहता है शुष्क पर्णपाती कहता है कि भाई इतना हमें पानी नहीं चाहिए, तब मतलब कुछ ऐसे वन होते हैं वो भी पतझड़ का ही गुण रखते हैं, कुछ ऐसे वन होते हैं जो क्या करते हैं, पतझड़ का ही गुण रखते हैं, लेकिन उनको इतना पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, कम पानी में उनका काम चल जाता है, इसलिए उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। जिसको कम पानी, वहाँ पर क्या, जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना, वो भी पर्णपाती वन ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर कम पानी होता है तो वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखना, टेम्परेचर 25 डिग्री चाहिए, वर्षा कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, वृक्ष का नाम लिख सकते हो। इसके क्या होगा, पर्णपाती, इसके जो पत्तियाँ होंगी एक साथ क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगे, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे भाई, ठीक है ना। सेमर का नाम सुने आप लोग, सेमर, साल, सागवन, ठीक है, सेमर, साल, सागवन, और भी एक 100 से नाम और भाई, एक 100 से तो और कोई है, ठीक है। हाँ, शीशम, सही बोला आपने, शीशम, ठीक है, शीशम, ठीक है, सेमर, साल, सागवन, शीशम, ठीक है। आम, जामुन, नीम सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। आम, जामुन, नीम का भी पत्ता एक साथ गिर जाता है ना, नीम,
जितना आप लोग अगल बगल देख रहे हो ना, सब क्या है, जितने फल वाले पौधे, सब पौधे हैं, ठीक है, जिनका पत्ता एक साथ गिरेगा धड़ाम से, ठीक है। तो पर्णपाती वन, जिनके पत्ते एक साथ गिर जाते हैं, ठीक है ना। पर्णपाती वन भी दो प्रकार का होता है, एक तो एक खुद है, एक और होता है पर्णपाती वन, ठीक है। वृक्ष, सेमर, साल, सागवन, सीम, आम, जामुन, ठीक है, आम, जामुन। छापिए भाई जल्दी से इसको। जी देखिए, जितना देखिए ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र सदाबहार वाला क्षेत्र है। तो ये यहाँ से सुनिए ध्यान से, यहाँ से छोड़कर ये जितना क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में यही पाया जाता है, ठीक है ना। इस पूरे क्षेत्र में यही पाया जाता है, इस पूरा भारत में, इस क्षेत्र में पूरा यही पूरा पर्णपाती वन पाया जाता है। एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो पेड़ होते हैं पर्णपाती वन तो है ना, हम लोग के यहाँ जो पेड़, जितना भी पेड़ देख लो, सबके पत्ते एक साथ गिर जाते हैं, ठीक है ना, वो सब तो पर्णपाती के एग्जाम्पल है। तो भारत में पूछेगा, भारत में सर्वाधिक किस वन का विस्तार है, तो ये कौन वन है, वो पर्णपाती वन है, ठीक है ना, वह पर्णपाती वन है। और पर्णपाती में भी एक हिस्सा और होता है, जैसे सेमर, साल, सागवन, सीम, आम, शीशम, ठीक है, शीशम। मैंने अभी पीपल, बरगद का एग्जाम्पल नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था मुझमें ना, नहीं लिया। पीपल, बरगद का एग्जाम्पल इसमें नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अभी बताता हूँ आपको। पर्णपाती वन भी दो प्रकार का, एक पर्णपाती खुद होता है, एक शुष्क पर्णपाती होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, शुष्क पर्णपाती होता है, इसको आर्द्र पर्णपाती कह सकते हैं, अगर कैटेगराइज करते हैं, जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ हटा देते हैं। एक होता है भैया, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, यानी ये भी पर्णपाती वन है। अब पर्णपाती के लिए कितना जरूरत थी, 100 से 200 सेंटीमीटर पानी की जरूरत थी, लेकिन शुष्क के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 70 से 100 तक काम चल जाएगा। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, काम खत्म, ठीक है ना। कितना वर्षा की जरूरत पड़ेगी भैया, 70 से 100, 70 से 100। अच्छा, कभी कभार पूछ लेता है कि पर्णपाती वनों का कितने सेंटीमीटर, नाम नहीं लेगा, ध्यान रखना, नाम नहीं लेगा, शुष्क की क्या है, तो 70 से 100, 200 होगा, ध्यान रखना, 70 से 200, क्योंकि 70 से 100 तक तो यही है, 70 से 100 सेंटीमीटर यही है, 70 से 100 सेंटीमीटर क्या है वर्षा यहीं पे हो रही है, और वहाँ पर 100 से 200 हो रही थी, तो 70 से 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ ना नाम लेके पर्णपाती वनों कितनी वर्षा जरूरत पड़ेगी, तो 70 से 200। लेकिन अगर कैटेगराइज करें आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क के लिए जरूरत है 100 से 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कौन कौन से पौधे आ सकते हैं भाई, इसमें कौन कौन से पौधे आ सकते हैं, तो पौधों का नाम लिखोगे, लिखना, पर्णपाती समझ चुके हो, पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से पौधे आएंगे, ध्यान रखना। इसमें पौधा आ जाएगा जैसे पीपल, इसमें कम भी, अगर इसमें जो वहाँ पर जहाँ पर कम वर्षा भी होगी, वहाँ पर आराम से कहेगा भाई मुझे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पीपल हो गया, बरगद हो गया, बेल देखते हो आप लोग, पत्ता झड़ जाता है लेकिन फल लगे रहते हैं गर्मी के वाले महीने में, ठीक है ना। पीपल हो गया, पीपल, ठीक है, बरगद, बेल, ठीक है, और भी एक दो एग्जाम्पल है तो वो भी करा देता हूँ आपको, पीपल, बरगद, बेल, ठीक है। आम को तो उसमें रख चुके हैं ना हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तेंदू, खैर, ये बढ़ा चुके हैं आप लोग को, ठीक है, तेंदू, खैर और सखुआ, ठीक है।
या जितने भी भोजन बनाने वाले क्या हैं, पत्ते हैं, भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र। जितने भी भोजन बनाने वाले पौधे होते हैं सब इसी से बनते हैं। भोजन बनाने वाले जितने भी पत्ते होते हैं सब इसी से। पीपल, बरगद, बेल, तेंदुआ। तेंदुआ से क्या बनाया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है, और पत्तल बनाया जाता है। खैर से कत्था बनाया जाता है, खैर से कत्था बनाया जाता है, ठीक है ना। इस खैर से क्या बनाया जाता है बब्बा, कत्था बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, खैर से कत्था बनाया जाता है, ठीक है ना, खैर से कत्था। अब बस 1-2 बन बचा हो, टाइम भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिएगा यहां पर कौन सा वन उगेगा भाई, यहां पर जो वन उगेगा कौन सा वन उगेगा, यहां पर पर्वतीय वन। कौन वन, पर्वतीय वन। यहां पर पर्वतीय वन, तो यहां पर थोड़ा हटाते हैं इसको, ठीक है। यहां पर पर्वतीय वन, क्योंकि हिमालय का हिस्सा है तो पर्वतीय वन। सुनो ध्यान से, ये है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन। अब देखिए जो पर्वतीय वन होते हैं, नॉर्मली जो ऊंचाई होती है उनकी, नॉर्मली जो ऊंचाई होती है 2500 मीटर से 2500 से 4000 मीटर तक ऊंचाई पर होते हैं सब, ठीक है ना, 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं 2500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हिमालय की जो औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। कितनी है, 6100। हिमालय की जो औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है, यानी 6 किलोमीटर है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 6 किलोमीटर। तो अब बताइए जो हिमालय पर जो पौधे उगेंगे पहले सुना दें, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। 2500 से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक जो पौधे उगेंगे। अब बताइए यहाँ पर ऊंचाई है ना, ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हिमालय पूरा बर्फों से ढका पड़ा है, ठंडा पड़ेगा। तो जो पौधा मान लीजिए नॉर्मल क्षेत्र में ऐसे उगा था, ऐसे उगा था, अब वो ना ठंडे के मारे ऐसे हो जाएगा, ठंडे के मारे ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो ठंडा, जो अभी पौधा ऐसा था, ठंडे के मारे कैसे हो जाएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे पौधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं कोड़ी या शंकुधारी। शंकु का कहना है, शंकुधारी या अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन। तो ध्यान रखना, पर्णपाती वन जो होता है नॉर्मली कितना पाया जाता है, 2500 से 4000 मीटर पर जो पौधे पाए जाएंगे, ठीक है ना, पौधे जहाँ पाए जाएंगे, ठीक है ना, 2500 से 4000 मीटर पर जो वन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन। कैसे होते हैं, कोड़ी होते हैं, शंकुधारी होते हैं, या उन्हीं को अल्पाइन भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर 6000 मीटर से ऊंचाई पर चले गए, अगर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चले गए, अगर मान लीजिए पर्वत कोई है 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है, तो उस पर ये भी पौधे नहीं उगेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंडा होगा कि कोई जो पौधा होगा वो क्या करेगा, उग नहीं पाएगा। तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगेंगे, जैसे लाइकेन, ठीक है ना, जैसे क्या उगेंगे भैया, लाइकेन उगेगा वहाँ पर, लाइकेन मॉस को भी कह सकते हैं, मॉस काई, ठीक है। तो ऐसे पौधे यहाँ पर उगते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पौधे कहाँ पाए जाएंगे, तो बिल्कुल से बात भाई, जहाँ पहाड़ी होंगे, पहाड़ी, इस क्षेत्र में पूरा पहाड़ी भरा है, इस क्षेत्र में पूरा पहाड़ी है, ठीक है, इस क्षेत्र भी पहाड़ी, सब पूरा ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, पर्वतीय वन पाए जाएंगे, ठीक है, पर्वतीय वन, ठीक है। बस एक बचा लास्ट, उसको कर लेते हैं, मरुस्थली या दलदली। मरुस्थली और दलदली, अच्छा सब समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप लोगों को दिमाग। देखो मेरी क्लास में जब मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ना समझ में आए तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मली ना, चला सही बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में करके आता हूँ। तो ऐसे कुछ भी शंका हो तो पूछ लीजिए करिए, और जो मुझे नहीं आता मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत रेयर होता है कि ना है, ठीक है ना, लेकिन हाँ तो
तो आप बता नहीं देंगे कि कौन सा क्षेत्र है। अगर बताएंगे तो ये उत्तर हिमालय का हिस्सा है, पूरा है हिमालयी हिस्सा पूरा पर्वतीय वाला है, वहाँ पर पाए जाएंगे। वहाँ पर औसत ऊंचाई देख लीजिए कितना है, 2500 से 4000 मीटर वहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊंचाई है लेकिन वहाँ पर उतना ऊंचाई नहीं है। यहाँ पर ऊंचाई है। आपको पता है यहाँ पर डोडो बेटा सबसे ऊंचा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो 2600 मीटर उसकी ऊंचाई है, चोटी है। जबकि डोडो बेटा यहाँ पर है, वहाँ पर सबसे 2600 समथिंग है, 2600 शायद 26 है उसकी मीटर ऊंचाई है। जबकि यहाँ से 2500 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से तो पाए नहीं जाएंगे, पाए कहाँ जाएंगे, यहाँ पर पाए जाएंगे फिर, ठीक है ना। पढ़ाएंगे अभी आपको पर्वत और पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे आपको सब कुछ, ठीक है। 2 बचा उसको खत्म कर लेते। अब देखना मैंने बताया था यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी है भाई, अरावली पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी? अरावली। अब विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगर मानसून बन के जाएगा, मानसून का मतलब समझ गया ना आप क्या, ठीक है सुमित, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जाएगा ये तो कुछ ही भाग टकरा पाएगा, और थोड़ा बहुत टकरा पाएगा तो कम में बरसात करवाएगा ना। यानी ये जो राजस्थान का हिस्सा वो क्या होता है, सूखा रह जाता है, राजस्थान का हिस्सा सूखा रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है ना, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर कौन पाए जाएंगे, कौन सा वन? मरुस्थली वन या मरुस्थली या कांटेदार वन भी कहते हैं इसको, मरुस्थली, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्षा कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक है ना। एक कहाँ पर राजस्थान में अक्सर होता है, थार का मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार का मरुस्थल, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ पर होगी, ठीक है ना। कौन कौन से पौधे उगेंगे भाई वहाँ पर? नागफनी ले ले, नागफनी और कैक्टस ले लो, बिल्कुल कैक्टस ले लो। क्या कैक्टस, ठीक है। और क्या ले भाई, बैर ले लें क्या, और बताओ। जिसमें देखिए पहली बात गुड़ कैसे होंगे, जो पौधे यहां पर उगेंगे वो कांटेदार होंगे। क्या होंगे पौधे, क्या होंगे, कांटेदार होंगे। क्यों कांटेदार होंगे, बताएगा मुझे? जो पौधे यहां पर उगेंगे वो क्या होंगे, कांटेदार होंगे। मैंने बताया था आप लोग को जब पढ़ा रहा था अनुकूलन में, एडाप्टेशन पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि पौधे जो होते हैं अपने पानी को बचाने के लिए अपने पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर पौधे जो होते हैं ना अपनी पत्तियों किस में बदल देते हैं, कांटों में बदल लेते हैं। ध्यान, यहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे सब कांटेदार, सब दिखना है यहाँ पर, ये सब कांटेदार हैं। एलोवेरा कह सकती हैं, हालांकि मैंने देखा तो है कांटे होते हैं उसमें। रख लो एलोवेरा भी, रख लो एलोवेरा। एलोवेरा नहीं होगा, नहीं कर सकते एलोवेरा, क्योंकि देखना उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। चलो रहने देते हैं, इतना बात समझ आएगा ना। तो ध्यान रखना, मरुस्थली वन कहाँ पर जाता है, राजस्थान में। कहाँ पर? एक लास्ट वन बचा, उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कल से अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, वन तो पढ़ेंगे, अभ्यारण्य पढ़ेंगे कल, ठीक है। सुना ध्यान से, यहां देखिएगा। अब एक बचा है मैंग्रोव वन। क्या बचा? दलदली वन, दलदली या मैंग्रोव वन। तो दलदली से नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसा, हाँ, जहां पर दलदल हो, क्या हो, दलदली हो, जहां पर दलदल हो वैसे वहां पर वन क्या होंगे, उगेंगे। तो मुझे बताइए, ध्यान रखना, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है ना। यहाँ से क्या आती है, और यहाँ से पता गोदावरी की जो सहायक नदी है हुगली नदी है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है मैं बताऊंगा जब नदियाँ पढ़ाऊंगा। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, जो नदियाँ आती हैं ना अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं ना, तो वही मिट्टी जब, हाँ, उसी मिट्टी से एक मैदान का निर्माण कर देती हैं, तो वही मैदान क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा बना देती हैं, यहाँ पर डेल्टा दलदली भूमि बना देती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, ठीक है ना, सुंदरी वृक्ष। तो पूछता है कि भारत में जो सुंदर वन है किस वन का उदाहरण है, सुंदर वन जो है किस वन का उदाहरण है, तो क्या बताओगे, मैंग्रोव वन का उदाहरण, ठीक है ना। मैंग्रोव वन का उदाहरण है, मैंग्रोव वन का, क्योंकि यहाँ पर भूमि कैसी हो गई,
दलदली भूमि, यहाँ पर भूमि दलदली भूमि है, और दलदली भूमि में एक पेड़ उगता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, ठीक है ना। उस सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरवन रखा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है ना। कहीं भी पाया जा सकता है जहाँ पर दलदली भूमि उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा भैया, है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। और यहाँ पर कौन सा वन पाया जाएगा? मैंग्रोव वन, ठीक है ना, मैंग्रोव वन पाया जाएगा। यहाँ पर जो पाया जाएगा मैंग्रोव वन। इसी वन में एक पक्षी होता है, एक पौधा जिसका क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष, ठीक है ना, जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना, जिसका नाम पर रखा गया है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल मैंने कई बार देखा है, तो पूछता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा वन पाया जाता है, तो क्या बताओगे? मैंग्रोव वन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी आती है और गोदावरी की सहायक नदी हुगली नदी होती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो जहाँ मिलती है ना, तो अलग अलग सब डेल्टा लेकर आती हैं, अलग अलग मिट्टियाँ लेकर आती हैं, मिट्टियाँ से जो मैदान बनाती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। दलदली भूमि, वहाँ पर क्या मिलता है? वहाँ पर कौन सी वन पाया जाएगा? दलदली या मैंग्रोव वन, ठीक है ना, दलदली या मैंग्रोव वन, ध्यान रखना। ये होता है आपका वन खत्म। कल से पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य को पढ़ेंगे, आपका जियोग्राफी का टॉपिक होगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। 1 मिनट रुकना, 2 मिनट रुक जाना, हल्का से रिविजन करके फिर चलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है ना, वन अनुसंधान देहरादून है, ठीक है। और भारत में इस टाइम में कितने % वन है? 23। कितने % जरूरत पड़ती है? जरूरत है 33% की जरूरत है, ठीक है ना। भारत जो है कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण दोनों में आता है, ठीक है ना। भारत में 2 प्रकार की जलवायु है, ठीक है। और भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2 नहीं, सदाबहार वन, छोड़िए सदा टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। सदाबहार वन कितने सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता? 200 सेंटीमीटर से अधिक। कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। सागवान नहीं पाया जाता इसमें भाई, रोजवुड, आयरनवुड, एनबुस और कौन था भाई? महोगनी। तो 4 प्रकार के ऐसे जो काफी कठोर होते हैं, उनका आर्थिक विदोहन करना काफी मुश्किल होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? पर्णपाती वन पढ़ा। पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ऐसे वन जिनकी पत्तियां एक साथ क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। सदाबहार वन में पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं, ठीक है ना, इसलिए वो सदाबहार कहलाता है। और पर्णपाती में पत्तियां एक साथ झड़ जाती हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, 25 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती है। और पौधे कौन कौन होते हैं भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, आम का होता है, ठीक है ना, शीशम का होता है और सेमर का होता है, ठीक है ना, और साल का होता है, सागवान होता है, ठीक है। आम जामुन सब होते हैं किसमें? पर्णपाती। और सूक्ष्म पर्णपाती ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हालांकि उस किस में ही आते हैं, पर्णपाती में वो भी आते हैं, लेकिन उनको अलग कैटेगरी बना दी गई। किस लिए? क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? 70 से 100। कौन कौन पौधे आएंगे? जैसे बरगद, पीपल, ठीक है ना, बेल, और कौन? सेकुआ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने वन के पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा भाई? पर्वतीय वन। ऐसे वन जो 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, ठीक है ना। ऐसे वन जो 2500 से 4000, ऐसे वन बस हिमालय में, यहाँ पर हिमालय में ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। इधर नहीं पाए क्योंकि इतनी ऊंचाई यहाँ पर नहीं है। सुना ध्यान से, ऐसे वन जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो सिकुड़ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं, अपना आकार था ऐसे कर दिए, तो उनको बोलेंगे कोड़ी वन या शंकुधारी वन या अल्पाइन वन बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखना, जब ऐसे वन जब 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर पौधों का उगना संभव नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत वहाँ पर लो होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर वहाँ पर बहुत लो होता है, और वहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी चीज़ लाइकेन जैसी चीज़ें उग सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? मरुस्थली वन के बारे में। मरुस्थली ऐसे वन जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे वन कहाँ पर सिर्फ है? इस राजस्थान वाले हिस्से में, ठीक है, इस राजस्थान वाले हिस्से में। ऐसे वन के पौधों में कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कैक्टस की बात किया, ठीक है ना, बैर की बात किया, नागफनी की बात किया, ठीक है ना। ऐसे पौधे में क्या पाया जाता है? कांटे पाए जाते हैं। फिर लास्ट क्या पढ़ा? दलदली या मैंग्रोव वन। तो दलदली या मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इस पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ? जब गंगा नदी
और गोदावरी की सहायक नदी हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब एक साथ संगम पर मिलती है तो अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों को क्या करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। और दलदली भूमि है और वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, जिसके नाम से सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया है। और दलदली भूमि इसलिए यहाँ पर कौन सी भूमि है, यहाँ पर कौन सा वन, मैंग्रोव वन या फिर दलदली वन, ठीक है ना। आपका टॉपिक होता है खत्म। कल पढ़ेंगे हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य।